राजीव जी, मणिपुर और हरियाणा की जो घटनाएं हैं उसमें एक समानता दिखाई देती है। दोनों जगह की घटनाएं सुनियोजित, दोनों राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार बर्बर आतताइयों के साथ खड़ी है। मणिपुर की घटना में 3 असहाय महिलाएं पुलिस के संरक्षण में थी। पुलिस के संरक्षण से बर्बर दरिंदों के हवाले कर दी गई। राज्य में एफआईआर बहुत देर से हुआ। एफआईआर होने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो अभी तक कोई भी घटना उसकी होती नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में तो इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, दर्ज हुई हैं, लेकिन एक्शन किसी भी मामले में नहीं हुआ है। तो ये जानबूझ करके सुनियोजित ढंग से घटनाएं होने दी गई या करवाई गई हैं। हरियाणा में भी जो घटना हुई है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था, इतनी तैयारी। एक अभी मैंने भाजपा के सांसद हैं, कोई धर्मनाथ सिंह यादव, क्या तो नाम है कुछ तरह का, साहब वहां तो मिनी पाकिस्तान बन गया है। 10 साल से, 9 साल से कहिए, 10 साल से कहिए, हरियाणा में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली से सटा हुआ मेवात का इलाका है। मेवात के लोगों का एक इतिहास रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही है। या जैसे भी विभूति जी कह रहे थे कि साहब जब बंटवारा हुआ उस समय मेवात के मुसलमानों ने यहीं पे रहना और यहीं पे जीना मरना, दफन हो जाना कबूल किया था। उनका एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक इतिहास रहा है, कभी दंगे उस समय नहीं होते। तो जानबूझकर सुनियोजित ढंग से यहां पर भी कराया गया। और अगर गृह मंत्री को नहीं मालूम है, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है, तो एक पल के लिए भी उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और खास तौर से अब राज्यपाल अनुसुईया उइके का जो बयान है, उसके बयान को ही देखते हुए, उनके बयान को देखते हुए ही गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को तत्काल मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। अब हरियाणा का क्या है, इसके पीछे जो राजनीति है राजीव जी, देखिए हरियाणा अब उन राज्यों में आ गया है जहां से भाजपा की सत्ता खिसकते हुए साफ दिखाई दे रही है कि अगला जो चुनाव होगा, पिछली बार लोकसभा की लगभग सारी सीटें बीजेपी की झोली में चली गई थी। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन वहां जिस तरह से नौजवान, किसान और फिर पहलवान, ये जो नाराजगी इनके बीच में बढ़ी हुई है, इसको दूर करने का तो कोई जरिया आपके पास है नहीं। लेकिन ये जो चुनौती चुनाव में आएगी, उसका सामना करने का आसान तरीका है कि सांप्रदायिक उन्माद को भड़काया जाए। मेवात के इलाके में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, बार बार ये बातें आती हैं, हमारा मीडिया भी बताता है कि साहब वो शोभा यात्रा जुलूस है, कौन जुलूस उठे, पत्थरबाजी हुई। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें किस तरह के नारे लग रहे थे। और खास तौर से जब वो धार्मिक स्थलों के पास से जब गुजर रही होती है वो यात्रा या जुलूस जो भी होता है, उसमें किस तरह से भड़काने वाले नारे उभर के आते हैं, जिस तरह से प्रोवोक किया जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी जब वो भारतीय राज्य की बात कर रहे थे विभूति जी, इसी भारतीय राज्य के एक मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि साहब ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ऐतिहासिक रूप से गलत है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मामला अदालत में विचाराधीन है। अभी पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने भी उस पर लगाई है। और आप कह रहे हैं कि साहब वो मस्जिद नहीं है, कुछ और है। तो फिर तो न्याय कहां से होगा? आप तो खुद ही पार्टी बन गए। जब राज्य है, सरकार ही पार्टी बन जाएगी तो फिर अपील और दलील का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो सीधा सीधा यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि उकसा करके सांप्रदायिक उन्माद भड़के, दंगे हो और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाए, चुनाव में इनको बाजी मिल जाए। क्योंकि 2019 का सबक सामने है कि पुलवामा अगर नहीं होता तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बन पाती, इसमें मुझे तो कम से कम संदेह है। तो उसी तरह का कुछ ऐसा बनाया जाए माहौल। अब सवाल वही, जैसे मेरे मन में वही बात आ रही थी जो अखिल साहनी कर रहे थे, जब वो राहुल गांधी की केरोसिन तेल छिड़क दिया गया है, मेरे भी मन में यही आ रहा था जो अखिल साहनी कर रहे थे कि साहब बारूद की सुरंगें बिछा दी गई हैं।
हर आदमी के अंदर नफरत का इतना माहौल भर दिया गया है कि किसी से जानने वाले से भी अगर आप चर्चा करते रहिएगा, अगर बहुत आपके प्रति उसका आदर है, सम्मान है, तो कहेगा आपसे तो बहस करना बेकार है। लेकिन बातें इतनी जहरीली करेगा कि आप मतलब उस पर या तो चुपचाप वापस चले जाइए या फिर उनसे लड़िए भिड़िए। ये माहौल बना दिया गया है। और ये माहौल किसके अंदर बनाया गया? खास तौर से जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो अनुसूचित जातियों के लोग, उनके अंदर भरा गया है, जो उनके वर्ग हितों के विरुद्ध हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मनुवादी राजनीति करने वाले लोग उनके वर्ग हितों के विरुद्ध हैं, वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं से कांवड़ यात्रा करवाते हैं, उन्हीं से शोभा यात्रा के जुलूस में शामिल करवाते हैं। कोई भी ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, भूमिहार का बेटा कांवड़ यात्रा लेकर नहीं जाएगा, शोभा यात्रा के जुलूस में अगुवाई नहीं करेगा। कराएंगे, इनसे कराएंगे। और इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे दलाल पैदा हो जाएंगे जिनको कभी वो किसी मंत्री बना देंगे, कभी सांसद या विधायक बना देंगे और कहेंगे देखो जी हम तो ओबीसी के सबसे बड़े तरफदार हैं, हम तो दलितों के या अनुसूचित जातियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आएगी तो सीधे किनारा कर लेंगे। तो ये सारा हो रहा है। अब यही है, देखिए राहुल गांधी के बारे में मेरी शुरू से ही धारणा बनती जा रही है और मैंने कई बार कहा भी है कि अब वो जननेता के रूप में उभर करके आ रहे हैं साहब। मैसेज के बीच में घुस करके वो आदमी जा रहा है और उनके साथ एक तादाद में जुड़ रहा है, उनकी समस्याओं के, उनकी गुर्बत और गरीबी से जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद कहता है कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा, मोहब्बत की दुकान चलेगी। तो मुझे लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं और लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और ये आगे चल करके मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। जो आरपीएफ की बात है, मतलब आप समझिए गुजरात को कैसी प्रयोगशाला बना दिया गया है। जो आरपीएफ का जवान है, गुजरात आरपीएफ का जवान है, उसकी ट्रेनिंग कैसे रही होगी, वहां किस तरह का माहौल बना रहे हैं, उसका परिलक्षण जो है वो रेलगाड़ी में दिखाई दी, राजस्थान से जयपुर से जाने वाली अहमदाबाद की ट्रेन में। तो जी बिल्कुल, ये चल रहा है। अब इन चुनौतियों का सामना, और दूसरा ये है जैसे अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि आज दखल देने की जरूरत पड़ेगी। जो सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिशें हो रही है उनके सामने खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि हम में से कुछ मारे जाएं, शहीद हो जाएं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि नया समाज बनाने के लिए, भारतीय समाज बनाने के लिए, जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसका समाज बनाने के लिए कुछ तो कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। किसकी कुर्बानी होगी ये अलग बात हो सकती है। मैं यहीं से बार बार कहता हूं कि जब गुजरात के दंगे हुए थे उस समय कांग्रेस के लोग या गांधीवादी लोग अगर सड़कों पर उतर करके आ गए होते, कहते कि भाई पहले मुझे मार लो, फिर किसी मुसलमान पे, फिर किसी अल्पसंख्यक या बिल्किसबानों के साथ तुम जाति करना, तो शायद हालात कुछ और हो गए होते। लेकिन उस समय हम लोग चुप रह गए। उसी की सजा आज हम भुगत रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात मॉडल पर 2014 में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, देश के प्रधान